Good morning, students. Hi, students. Visible है 50? Okay. यहाँ देखो आज अपना टॉपिक है पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक फॉर। अब देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। अब अपने पास अपन ने पढ़ा है कि अपना जो अल्टरनेटर है वो दो टाइप का है। एक है आपका सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर और एक है आपका सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली उनका कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है। एक में तो इस तरह से यूनिफॉर्म आपने पढ़े हैं स्लॉट्स, और एक में किस तरह से स्लॉट्स पढ़े आपने इस तरह से प्रोजेक्टेड। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें तो आपके पास यूनिफॉर्म एयर गैप आता है, पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर है। और इसमें जब पोल इस तरह से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है तो इसमें अपन ने देखा था कि अपने पास अनयूनिफॉर्म एयर गैप आता है। इसका लास्ट टॉपिक भी अपन ने पढ़ा था, वो भी ऐसे ही था, टू रिएक्शन मॉडल। ये देखो अपन ने देखा था इसमें कि जब सेलिएंट पोल होता है उसमें एयर गैप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं एमएमएफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो करंट होती है उसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करता है? एक होता है अपना डी एक्सिस जो कि अलोंग होता है पोल एक्सिस के। सेकंड होता है अपना क्वाड्रेचर एक्सिस जो होता है इससे 90 डिग्री पे होता है आपका क्यू एक्सिस। इस तरह से अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली आज अपन पढ़ रहे हैं पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। अब पहले अपन पढ़ेंगे फॉर सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेलिएंट पोल। तो पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है, आपका पावर और एंगल में क्या ग्राफ बनता है बस अपन को वो देखना है। वो है आपका पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ देखो आपकी जो पावर इक्वेशंस है सिंक्रोनस मशीन की वो इस तरह से है। टोटल पावर एस इक्वल्स टू क्या होता है आपका P प्लस जे क्यू, इस तरह से अपन लिखते हैं। तो ये है आपके टोटल पावर की इक्वेशन, इस फॉर्म में है, आपको ये लर्न करनी है अपन को, ठीक है। अब इससे अपन कैसे निकाल सकते हैं? इससे अपन P कैसे निकालेंगे? जो आपकी टोटल पावर होती है वो इस फॉर्म में होती है P प्लस जे क्यू। तो अगर इसका आप रियल पार्ट कंसिडर करोगे तो वो मिलेगी आपको ये वाली पावर एक्टिव पावर। अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगी रिएक्टिव पावर। या तो अगर मैंने इस तरह से आपको दिया है एस इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा है एस इक्वल टू 3 + J2, यानी कि एक्टिव पावर कितनी है इसमें? P की वैल्यू है ये और Q की वैल्यू है ये। या फिर अपन इसको साइन कॉस से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, ये आपका पूरा S की फॉर्म में गिवन है। अब P P वैल्यू निकालनी है आपको, P प्लस जे क्यू। तो क्या करोगे, कॉस्ट वाली जो भी टर्म्स है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। इस पूरे को लिखोगे आप कॉस थीटा के साथ प्लस जे साइन थीटा के साथ। फिर इसको भी आप क्या करोगे, कॉस थीटा के साथ लिखोगे प्लस जे साइन थीटा के साथ लिखोगे। तो जितनी भी कॉस वाली टर्म है वो क्या होगी, आपकी रियल टर्म होगी। तो वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी एक्टिव पावर को। तो ये होगी आपकी एक्टिव पावर। ऐसे ही जो इमेजनरी वाला पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी रिएक्टिव पावर को। इस इक्वेशन से अपन ये दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ये समझ आ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको लिखना है जो एस गिवन है वी ई जेड एस। अब जो भी एंगल है उसको एक बार कॉस के साथ लिख दो इस तरह से, थीटा एस माइनस डेल। फिर एक बार इसी चीज को जे लगा के साइन के साथ लिख दो वी। इसको इस तरह से लिखो, देखो ये वाली इक्वेशन की बात करती हूँ मैं। इसको अपन ऐसे लिखेंगे वी ई अपॉन जेड एस कॉस और फिर ये एंगल थीटा माइनस एस प्लस। अब इसी चीज को जे साइन के साथ भी लिख दो आप, जे वी ई अपॉन जेड साइन, अगेन वापस आप ये लिख दो थीटा माइनस एस। फिर ऐसे ये वाली टर्म है इसको भी ये वाली टर्म है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्लस वी स्क्वायर अपॉन जेड कॉस थीटा एस माइनस जे वी स्क्वायर अपॉन जेड साइन थीटा एस। समझ आ रहा है इस तरह से? तो अपन को अब क्या करना है, जितनी भी कॉस वाली टर्म्स है वो सब रिप्रेजेंट करेगी आपकी एक्टिव पावर। तो कॉस वाली टर्म्स के साथ आप एक्टिव पावर लिख सकते हो, और जितनी भी साइन वाली टर्म्स है वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी रिएक्टिव पावर। तो क्या करना है, इसमें भी कॉस और साइन करना है, यहाँ पे भी अपन को कॉस और साइन करना है। अब ये वाला कॉस और ये वाला कॉस ये दोनों मिलके बनाएंगे आपकी एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन। ये वाला साइन और ये वाला साइन ये वाला मिलके बनाएंगे अपने रिएक्टिव पावर का
एक्सप्रेशन। तो आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो उससे आप ये दोनों फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, आपने पी आउटपुट निकाल लिया, क्यू आउटपुट निकाल लिया। अब इसकी एक डेरिवेशन है जो अभी आप लोगों के नहीं है, कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर कब मिलती है आपको, जब थीटा एस इक्वल टू होता है डेल के। थीटा एस क्या है, थीटा एस होता है इंटरनल इम्पिडेंस एंगल। ठीक है, आपको जो इंटरनल मशीन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो वाला होता है ई और आई में। डेल होता है आपका लोड एंगल, कि आपकी लोड एंगल कितना है, वी और आई में जो एंगल होता है ये होता है आपका लोड एंगल। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। तो अब अपन को इसी इक्वेशन में जब आप ये वाली कंडीशन पुट कर दोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कॉस बन जाएगा 0। तो जैसे ही कॉस 0 बना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से कॉस हट जाएगा। यहाँ पे तो अपन को कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे कैसे आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से ये दो इक्वेशन ड्राइव की। अब इस वाले इक्वेशन में मैक्सिमम पावर का कंडीशन लगाई, ये वाली कंडीशन है मैक्सिमम पावर की, और ये मैक्सिमम पावर अपन ने कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक हो गया। तो अब बेसिकली आपको इतना लिख के क्या ध्यान रखना है, लार्ज मशीन के केस में क्या होता है, उनका जो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो बहुत ही लो होती है। उनके आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो होती है, तो अपन उसको अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट लेके चलते हैं, तो 0 मानना है। तो जितना भी अपना Z इक्वल टू होता है R प्लस जे एक्स, तो ये चीज 0 हो गई, तो Z इक्वल टू कम्प्लीटली x हो गया। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो गई। और जो लार्ज मशीन होती है उसमें थीटा एस की वैल्यू अप्रोक्स नियरली इक्वल टू आपकी होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन थीटा एस इक्वल टू 90 लिखेंगे। अब देखो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे आप ये सारी कंडीशन पुट कर दो, वी ई जेड एस, सॉरी यहाँ नहीं, इस वाली इक्वेशन में आप ये सारी कंडीशन पुट कर दो, वी ई जेड एस आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह आप 90 पुट कर दोगे तो आ जाएगा कॉस 90 माइनस एल्फा। तो ये बन जाएगा वी ई अपॉन एक्स एस साइन एल्फा। यहाँ पे आप 90 पुट करोगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर आप लार्ज मशीन की बातें कर रहे हो तो आपके पास पावर के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हमेशा याद रखना है। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आता है। अगर कोई भी आपने उसने मशीन की आपको लार्ज रेटिंग की है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पावर आउटपुट, एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होगा, आउटपुट वोल्टेज, ये इंटरनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका रिएक्टेंस और साइन डेल, ये हो जाएगा इसका पावर आउटपुट का फॉर्मूला। अब ऐसे ये क्यू वाला है, इसमें भी यही सारी टर्म लगाई इसने, ये इसमें आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस डेल, तो 90 माइनस डेल बन जाएगा कॉस डेल। यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो क्यू की एक्सप्रेशन आपके पास ये आया है, पी का एक्सप्रेशन आपके पास ये आया है। अभी अपन पढ़ रहे हैं सिलेंड्रिकल के केस में। तो सिलेंड्रिकल के केस में अपन ने क्या किया, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। अब अपन को क्या करना है, इस पी में और इस डेल में ग्राफ बनाना है। उसी को बोलेंगे अपन पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। एक ग्राफ बिटवीन पावर एंड लोड एंगल इज नोन एज पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये वाली इक्वेशन आई है अभी तक अपने पास। अब ये वाली इक्वेशन में पावर मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी जब इस डेल की वैल्यू 90 होगी। अगर ये डेल 90 हो जाएगा तो साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे है आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो मैक्सिमम पावर के लिए अपने डेल की वैल्यू 90 करी है, तो अपने पास ये आ गया मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला। अब अपन ने इसी को ड्रॉ किया है, यही वाली इक्वेशन है अपनी फाइनल, ये इसको अपन ड्रॉ करेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स टू वी ई एफ अपॉन एक्स एस साइन डेल। तो P इक्वल्स टू वी ई एक्स एस अपॉन साइन डेल, ये इक्वेशन है। इस पूरी टर्म को इसने पीएम से रिप्लेस कर दिया, तो आपकी इक्वेशन बन गई पीएम साइन डेल। इस तरह से एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया इसने इसको। तो अब जब आप इसको बनाओगे तो यानी कि आपको एक साइन वेव बनानी है, इस तरह से आप ये साइन वेव बना दो। तो यही है आपकी सिलेंड्रिकल रोटर के लिए पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक, अ ग्राफ बिटवीन पावर एंड एंगल। तो पावर कैसे वेरी करती है, डेल के साथ साथ साइन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जिस तरह से साइन वेव होती है उसी तरह से वेरी करेगी। अपन को क्या देखना है, अगर आपको जनरेटर के लिए पूछ रहा है तो आप इस तरह से पॉजिटिव एक डायरेक्शन में बना दो। अगर वो मोटर के लिए बोल रहा है तो मोटर में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीजें करनी होती है। जैसे अपन ने आर्मेचर में भी पढ़ा था कि अगर कोई जनरेटर में मैग्नेटाइज है तो मोटर में डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर वो जनरेटर में डीमैग्नेटाइज है तो मोटर में मैग्नेटाइज हो जाएगा। सेम वही चीज है, अगर आप जनरेटर में यहाँ बना रहे हो तो मोटर में आप इसको रिवर्स बना दो इस तरह से। ठीक है, अब वो पूछता है स्टेबल और अनस्टेबल रीजन। तो अगर आप जनरेटर की बात कर रहे हो तो ये वाली चीज होती है आपके स्टेबल रीजन, यानी कि अपन कोशिश करते हैं अपना जनरेटर इसी रीजन में ऑपरेट करे, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट पे उसके पास स्पीड आ जाती है एनएस,
सिंक्रोनस स्पीड। अगर अपन उसको इस वाले रीजन में ऑपरेट करवाएंगे, ये वाले में, तो क्या होगा, वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे रोटेट करेगा। और अपन पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, तो उसको तो इसी स्पीड पे रोटेट करना है। इससे ज्यादा पे रोटेट करने के बाद में तो अनस्टेबल हो जाएगा। इस रीजन को अपन बोलते हैं अनस्टेबल रीजन, ये कहलाता है आपका स्टेबल रीजन। ऐसे ही अगर आप मोटर की बात करो तो ये वाला है आपका स्टेबल रीजन, अपन इसी के अंदर उसको वर्क करवाते हैं। अगर आप यहाँ का देखोगे तो इसको बोलेंगे अपन अनस्टेबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो उससे ज्यादा तो अपन को चलना ही नहीं है। तो मोटर के लिए ये है आपका स्टेबल रीजन, और जनरेटर के लिए ये है आपका स्टेबल रीजन, इस तरह से। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर के लिए पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो अभी तक अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने ये देखा कि अपनी जो टोटल पावर है उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसको भी अपन ने कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दो इस एंगल को, इसको भी आप कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दो। ये कॉस वाली जितनी भी टर्म्स है ये सब क्या बताएगी, आपकी रियल पावर। ये साइन वाली जितनी भी टर्म्स है ये बताएगी आपकी रिएक्टिव पावर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने ये दो इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें अगर आपको मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है कि ये मैक्सिमम कब होगी, तो उसकी कंडीशन होती है कि जब थीटा इक्वल्स टू डेल हो, ये दोनों एंगल इक्वल्स होंगे तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो अपन ने यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू डेल किया तो ये मैक्सिमम पावर आ गई, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं लार्ज मशीन के लिए। तो लार्ज मशीन के लिए आर की वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, और थीटा की वैल्यू 90 होती है लार्ज मशीन के केस में। लार्ज मशीन का केस मतलब बेसिकली लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग मतलब एल कनेक्टेड है, यानी कि आर की वैल्यू अपन अप्रोक्स 0 मान रहे हैं, तो एंगल कितना बनेगा वी और आई में, अप्रोक्स 90 डिग्री। तो ये अब ये सारी इक्वेशन लिखी, तो अपने पास लार्ज मशीन के केस में ये दोनों इक्वेशन इसमें चेंज हो गई, इसमें और इसमें, फॉर लार्ज मशीन। ये अपनी फाइनल इक्वेशन है। अपन को देखना है पी डेल कैरेक्टरिस्टिक, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो एक्टिव पावर है और जो लोड एंगल है उसके बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक बनती है। तो ये इससे अपन को पता चल रहा है कि किस तरह से वो वेरी करती है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो अपन ने इसको ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर्म बना ली। तो ये जनरेटर के लिए हो गई, ये आपकी मोटर के लिए हो गई। इतना इतना पार्ट जनरेटर के लिए स्टेबल हो गया, ये वाला पार्ट आपका मोटर के लिए स्टेबल हो गया। तो इस तरह से आपको बनानी है पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर के लिए। नेक्स्ट है आपकी सेलियन पोल अल्टरनेटर के लिए। तो यहां तक में कोई डाउट है क्या सिलेंड्रिकल में? बोलो बच्चों, यहाँ तक में कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अब बस नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऐसे की ऐसे ही है। अपन पढ़ रहे सेलियन पोल अल्टरनेटर के लिए कैसी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी चेंज हो जाएगी। देखो अपन को पता है सेलियन पोल अल्टरनेटर कैसे होता है, उसमें इस तरह से पोल्स होता है, ऐसे इस तरह से बाहर निकले हुए। तो क्या होता है, यहाँ पे एयर गैप कुछ अलग है, ये अपना पूरा स्टेटर है। जब यहाँ पे खड़े होगे तो एयर गैप इतना मिलेगा, यहाँ खड़े होगे तो एयर गैप इतना मिलेगा। तो एयर गैप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स के भी दो पार्ट कर देते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग और एक क्वाड्रेचर एक्सिस के अलाउंग। तो इसी तरह से अपनी करंट भी दो टाइप में हो जाती है, आई डी और आई क्यू। तो अब क्या होगी, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जो अपन ने अभी पहले इक्वेशन पढ़ी है, इसमें अपन को करंट को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ कुछ चेंज हो जाएगी। अब देखो कैसे करना है अपन को। सबसे पहले अपन को ये फेजर डायग्राम देखना है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाया अपन ने, लास्ट वाला ही फेजर डायग्राम है जो अपन ने बनाया है। देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, नंबरिंग की है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखो सबसे पहले आपका जनरेट हुआ ईएफ। ईएफ क्या है, जैसे ही आपने रोटर को सप्लाई दी तो रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया रोटर, तो ये ईएफ आपको बना देना है। 1 नंबर लिखा है ना, इससे इजी पड़ेगा, ईएफ बना दिया, ठीक है। अब ड्रॉ करने के हिसाब से बता रही हूँ, और आउटपुट में पावर बनाई आपने वी, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ आपको, सबसे पहले आपके जनरेटर में जनरेट हो रहा होता है ई, ठीक है। फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं अपन, आई ए आर ए। लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपन ने बोला रेजिस्टेंस तो बहुत नेग्लेक्ट है तो आप इसको हटा दो। इसके बाद में अपन बोलते हैं आई एक्स, ये माइनस करते हैं और आउटपुट में आपको मिलता है वी। यही होता है, जितनी भी आपके जनरेटर ने पावर जनरेट की है उसमें से कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है, कुछ पार्ट रिएक्टेंस में लॉस हो जाता है, जो मिलता है वो होता है आपका आउटपुट पावर। तो अभी जो अपन ने ये एक्स लिखा है इस तरह से, अब क्या होता है जब सेलियंट पोल की बात करते हैं तो इस एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन, एक डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग और एक क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग। तो बस करंट भी दो पार्ट में हो जाएगी, एक इसके साथ ये इसकी करंट आएगी, इसके साथ इसकी करंट आएगी।
तो बस ई में से आपको क्या माइनस करना है, ये वाली चीज माइनस करनी है, ये वाली चीज माइनस करनी है, फिर आपका वी बन जाएगा। तो बस वही करना है अपन को। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने ई बना दिया और वी बना दिया इस तरह से। ये इस डायरेक्शन में अपना ई हो गया, एक अपन ने वी बना दिया। अब अपन ने बोला कि अपने लैगिंग, ये पावर फैक्टर लैगिंग है, तो ये अपन ने आई ए आर्मेचर करंट बना दिया। अब इस आर्मेचर करंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग और एक क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग, आई क्यू आई डी। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन ने लिखा था E माइनस आई एक्स अपॉन इक्वल्स टू वी। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो अपन उल्टा चलता है, V प्लस आई एक्स करते हैं इक्वल्स टू ई होता है, यानी कि जो भी ऐड करना है V में ऐड करते जाओ तो लास्ट में आप E तक पहुंच जाओगे। तो कैसे करते हैं अपन, अब V में ऐड करेंगे अपन आई एक्स, तो पहले अपन करेंगे V प्लस आई डी एक्स डी प्लस आई क्यू एक्स क्यू, और ये अपने पास आ जाएगा E। ठीक है, तो V में अपन को ऐड करना है आई डी एक्स डी। वापिस से वही वाली बात है कि डायरेक्शन देखनी है आईडी की। अब आईडी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, तो अपन को यहाँ इसी डायरेक्शन में ऐड नहीं करना है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंस। तो आईडी की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे ऐड करना है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, इससे 90 डिग्री पे अपन ने बनाया आई डी एक्स डी। देन ये है आई क्यू एक्स क्यू, यानी कि जो आई क्यू की डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पे बनाना है, तो आई क्यू की डायरेक्शन ये है, तो इससे 90 डिग्री चले तो ये हो गया आई क्यू एक्स क्यू। और इस तरह से लास्ट पॉइंट को अपन ने ओरिजिन से मिला दिया, ये आपका हो गया। तो ये फेजर डायग्राम अपन पहले से देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि इस तरह से अपन ने इसका फेजर डायग्राम बना दिया। अब इस फेजर डायग्राम से ही अपन इसके पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो क्या किया इसने, बेसिकली पावर इक्वल्स टू क्या होगा, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो इसने पावर को इस तरह से लिखा है, ये जो वोल्टेज है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ पे आएगा आपके पास V साइन डेल, यहाँ आएगा आपके पास V कॉस डेल। अब इस वाले डायरेक्शन में करंट कौन सी है, ID, तो क्या लिख दो, इसको ID से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले डायरेक्शन में करंट कौन सी है, IQ, इसको IQ से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही टोटल पावर है। पावर इक्वल्स टू अपन V इंटू आई ही तो लिखते हैं, तो बस वोल्टेज के दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, करंट भी दो कंपोनेंट में डिवाइड है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू पावर, यही लिखा है अपन ने। तो पावर इक्वल्स टू अपन ने फेजर डायग्राम को देख के लिख दिया, वोल्टेज को भी दो पार्ट में डिवाइड करके, करंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करके अपन ने लिख दिया पावर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस आईडी की वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और अपने पास पावर की इक्वेशन आ जाएगी। बस इतना करना है अपन को। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप देखो बी सी इक्वल्स टू लाइन, एक सेकंड, ये वाली जो आपकी लाइन है, देखो मैं बोल रही हूँ मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई क्यू एक्स क्यू की, ये वाली वैल्यू। तो ये मैं बोलूंगी अपन ने क्या, ये और ये एकदम इक्वल है, तो आई क्यू एक्स क्यू, आई क्यू एक्स क्यू इक्वल्स टू किसके होगा, इसके। और ये वाली लाइन कितनी है, अगर इस वोल्टेज को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं, यहाँ पे है V, तो अपन ने लिखा था ये वाली लाइन है V साइन डेल और ये वाली लाइन है आपकी V कॉस डेल। यानी कि यहाँ पे अपन ने लिख रखा है आई क्यू एक्स क्यू, यानी कि दिस आई क्यू एक्स क्यू, यानी कि ये दिस इज इक्वल्स टू दिस V साइन डेल। अपन लिख सकते हैं आई क्यू एक्स क्यू इक्वल्स टू V साइन डेल। अब यहाँ से मैं आई क्यू की वैल्यू निकालूंगी तो क्या लिखूंगी, V साइन डेल डिवाइडेड बाय आई एक्स क्यू। तो बस यही किया अपन ने। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें अपन ने आई क्यू की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करी है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, फेजर डायग्राम को देख के पावर की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। पावर इक्वल्स टू होती है वी आई, पावर इक्वल्स टू होता है आपका ये वाली इक्वेशन वी आई। वी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, वी कॉस फाई, वी कॉस एल्फा, वी साइन एल्फा। आई क्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आई डी आई क्यू। इस तरह से इनको कंबाइंड फॉर्म में अपन ने पावर की फॉर्म में अपन ने एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने बोला दिस इज इक्वल्स टू वी कॉस एल्फा, तो यहाँ से आई क्यू की फॉर्मूला निकाल लिया। अब ऐसे ही अगर आप ई एफ देखो, दिस इज ई एफ, ई एफ इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, इस पूरे ई एफ की वैल्यू देखो कैसे डिवाइड करेंगे ई एफ को। ये वोल्टेज को आपने जब यहाँ पे इस पे लंब डाला इस तरह से, तो इतनी इतनी वैल्यू क्या हो गई,
वी कॉस अल्फा, वी कॉस डेल, ये था आपका वी साइन डेल। तो मैं बोल रही हूँ इस पूरे की इक्वेशन निकालनी है, तो दिस वन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, ई इक्वल्स टू वी कॉस डेल प्लस, अब इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इस वाले पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो ये है, प्लस आई डी एक्स डी। अब बस इस वाली इक्वेशन से आप आई डी की वैल्यू निकालो। तो जैसे पहले वाली इक्वेशन में अपने आई क्यू की वैल्यू निकाली, वैसे इस वाली इक्वेशन से आप आई डी की वैल्यू निकालो। तो आपके पास आई क्यू की भी वैल्यू आ गई, आई डी की भी वैल्यू आ गई, उन दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपके पास सेलियन पोल अल्टरनेटर के लिए भी क्या होगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो बस यही किया उसने, ये इस तरह से इसने इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशन लिखी है, उसके बाद में इसने क्या किया, आई डी की वैल्यू निकाली, आई क्यू की वैल्यू निकाली, और ये दोनों वैल्यू पी वाले एक्सप्रेशन में रख दी। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो गई। इसको अपन ने अरेंज किया तो ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में। तो जैसे आपने सिलेंड्रिकल के लिए इक्वेशन निकाली थी रियल पावर की, वैसे ही अपन ने क्या किया, सेलियन पावर के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लिया। दोनों का एक्सप्रेशन अलग है, उसके लिए तो क्या आया था अपने पास, उसके लिए आया था ई वी अपॉन एक्स साइन डेल, बस इतना आया था सिलेंड्रिकल के लिए। यहाँ पे क्या आया है, ई वी एक्स साइन डेल, ये तो आया ही है, इसके साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म भी आई है। ठीक है, इतनी चीज तो अपने सिलेंड्रिकल वाले में भी आई थी लास्ट वाले में, लेकिन इसमें ये वाली एक्स्ट्रा टर्म भी है। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, देखो एक चीज तो हो रही है जो साइन डेल के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है, पावर है इसके दो पार्ट कर दो, एक चीज तो किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रही है, साइन एंगल के अलावा। दूसरी चीज में है साइन टू अल्फा, यानी कि एक और वेव फॉर्म है वो साइन टू अल्फा के अकॉर्डिंग वेरी होगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही निकलेगा आपका पावर। ठीक है, तो इसको किस तरह से अपन करेंगे, अभी देखते हैं। इस वाली पावर को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, नाम याद रखना। जो साइन टू अल्फा के साथ जो टर्म आती है उसको अपन बोलते हैं रिलक्टेंस पावर, इसका इस तरह से नाम है। तो क्या होता है, सपोज अगर आपने एक्साइटेशन जीरो कर दिया, आपने रोटर को कुछ भी पावर नहीं दी, ठीक है, ई की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन जीरो नहीं होगा। तो अगर आपने सेलियन पोल अल्टरनेटर से एकदम से आपने उससे क्या किया, रोटर को पावर नहीं दी, एक्साइटेशन हटा दिया, तो भी आपका आउटपुट में कुछ ना कुछ पावर मिलेगी, अगर आपका अल्टरनेटर बस बार से कनेक्टेड है तो। इस एक्सप्रेशन से अपन को यही पता चल रहा है, क्योंकि देखो अगर आपने ई की वैल्यू जीरो कर दी यहाँ पे, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, बट ये वाली चीज तो आएगी आपकी। जबकि सेलियन पोल में क्या था, एक ही टर्म थी, जैसे ही आपने ई की वैल्यू जीरो कर दोगे तो आउटपुट में आपको जीरो ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ पावर आउटपुट मिलेगा आपको। तो सेलियन पोल अल्टरनेटर में क्या होता है, अगर आप ई की वैल्यू जीरो भी कर देते हो तो भी आपको पावर मिलती है, इसको बोलते हैं अपन रिलक्टेंस पावर। जबकि सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर में क्या होता है, ई की वैल्यू जीरो कर दोगे तो आपको आउटपुट में पावर नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करना है, एक बार तो आपको साइन अल्फा के साथ ड्रॉ करना है, एक बार आपको साइन टू अल्फा के साथ ड्रॉ करना है, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपकी पावर होगी। तो क्या किया अपन ने, ये देखो सबसे पहले साइन अल्फा वाला एंगल बनाया अपन ने। तो साइन अल्फा वाला एंगल कौन सा है, ये है आपका साइन अल्फा, एक इस तरह से अपन ने अल्फा बना दिया, ये व्यू पेन वाला साइन अल्फा। अब साइन टू अल्फा कैसा होगा, मतलब साइन टू अल्फा का मतलब है, जैसे अगर मैं आपको बोली साइन 30 और एक आपसे पूछा मैंने साइन 60, तो जो साइन 60 है उसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जब वो साइन 60 अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, उतनी देर में आपका साइन 30 एक ही राउंड कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो इस तरह से देखना आप इसको। तो साइन डेल का इस तरह से अगर आपने बनाया है, ये साइन डेल का है, तो साइन टू डेल का कैसे बनाओगे, इतने में तो इसका ये दो राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको बनाना है ये। जब आप इस वाली, ये है आपका साइन डेल, ये है आपका साइन टू डेल। जब तक इसका एक एंगल हुआ, इसके दो साइकिल कंप्लीट, इसके पूरा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया इस तरह से, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल है। तो इसका तो हाफ साइकिल और इसका फुल साइकिल। और जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा कुछ इस तरह से। तो ये होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सेलियन पोल का आपसे पूछ रहे हैं तो सेलियन पोल की कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से आपका आएगा। सिलेंड्रिकल पोल पूछ रहे हैं तो आपका सिलेंड्रिकल में इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। तो बस ये है आपका पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेलियन पोल अल्टरनेटर एंड सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर।
अब बताओ कोई डाउट, कोई भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो या रिपीट करना हो। बोलो। नहीं, ये वाला आपका ओनली सेलिएंट के लिए है, क्योंकि सेलिएंट में जब अपन ने पावर की एक्सप्रेशन निकाला तो क्या देखा, सेलिएंट में जो पावर है उसमें साइन अल्फा भी आता है और साइन 2 अल्फा भी आता है। तो ये अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अल्फा भी बनाया, 2 अल्फा भी बनाया और उसका रिजल्टेंट निकाला। जबकि सिलेंड्रिकल में क्या था, जब अपन ने सिलेंड्रिकल देखा था तो सिलेंड्रिकल में जब अपन ने इक्वेशन निकाली फाइनल तो उसमें ओनली ये आया साइन अल्फा। तो उसके लिए तो ये वाला ग्राफ है सिलेंड्रिकल के लिए। इसमें 2 अल्फा आया ही नहीं, इसलिए अपन ने दो चीजें बनाई नहीं, उनका एडिशन किया ही नहीं। इसके लिए जब अपन ने इक्वेशन निकाली तो क्योंकि इसमें क्या था, यूनिफॉर्म एयर गैप है तो अपन ने कुछ डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिया। तो इसमें एक ही साइन अल्फा आया तो ये अपन ने साइन अल्फा बना दिया। लेकिन इसमें क्या आया, आपके पास फाइनल इक्वेशन में साइन अल्फा भी आया, 2 अल्फा भी आया और इन दोनों का टोटल आया। तो ये इन दोनों का टोटल था, तो ये एक्सप्रेशन सेलियंट के लिए है और ये ग्राफ सेलियंट के लिए है। वो वाला एक्सप्रेशन सिलेंड्रिकल के लिए है और वो ग्राफ सिलेंड्रिकल के लिए है। और कुछ डाउट?